एनीलिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सॉफ्टन करने के लिए यूज कर रहे हैं, और हम एक टेम्परेचर तक, जैसे हाइपोइटेक्टॉइड है तो अपर क्रिटिकल के ऊपर, हाइपर है तो लोअर क्रिटिकल, हीट करने के बाद हम लोग सोक करते हैं और फिर फर्नेस में कूल करते हैं। इस चीज को थोड़ा समझने के प्रयास करें। ये जो फर्नेस में कूलिंग हो रहा है, नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिकली देखें उसको तो हीट करने में अगर 2 घंटा लगेगा तो कूल होने में कम से कम 8 गुना, कम से कम यानी 16 घंटे आपको ठंडा करना पड़ेगा। और उतनी देर में क्या है, आपकी फर्नेस में ही जॉब है। अब नया जॉब आ भी गया तो फर्नेस के अंदर डाल नहीं सकते, क्योंकि फर्नेस के अंदर तो ऑलरेडी जॉब है, वो हीट नहीं हो रहा है, ठंडा हो रहा है, लेकिन फर्नेस में हो रहा है। फर्नेस इज यूज और कूलिंग ऑल्सो। तो एलडी के बहुत लंबा समय लेता है। अगर आप देखें इसको टीटीटी कर्व में, टीटीटी कर्व में देखें तो क्या हो रहा है, या मान लीजिए 723 है, ऐसे हमने इसकी कर्व ही ड्रॉ करते हैं हम लोग ज्यादातर। अब हमने यहां तक हिट किया है और इसको धीरे 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 कुल कर, अब यहां पर लाइट बन गया धीरे धीरे कुल करने का। ये जितनी देर में पल्लाइट बन गया, मान लीजिए यहां तक आप ले लीजिए, पल्लाइट बन गया, ये जो समय है, एक एग्जांपल के तहत मान लीजिए हमने कहा कि ये 6 घंटा लिया। 6 घंटे के आपने अगर एक्सपेरिमेंट में 6 घंटा पाए हैं तो 7 घंटा कर लीजिए, यानी 7 घंटे में जो भी ऑस्टेनाइट है वो परलाइट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यानी ये मान लीजिए कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते परलाइट बनना कंप्लीट हो गया। अब जो 600 से आप आ रहे हैं रूम टेम्परेचर तक, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहा है, केवल ठंडा हो रहा है। और ये मान लीजिए कि 600 तक आने में उसको 5 घंटा की 6 घंटा लगा, बाकी जो 10-12 घंटा लग रहा है वो केवल ठंडा होने में, वो केवल ठंडा होने में। एक बार परलाइट बन गया तो फिर वो परलाइट ही रहेगा, टेम्परेचर डाउन हो जाए परलाइट और किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसके बाद फर्नेस में रखना कोई बुद्धिमानी नहीं। तो अगर आप जिस कंपोनेंट का एनीलिंग कर रहे हैं, अगर उसका आप जाने, अगर आपका जॉब शॉप नहीं है, यानी आपका एक ट्रीटमेंट शॉप है, वहां जो लाता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तब तो आप नहीं कर सकते हैं रिसर्च। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री का इंटीग्रेटेड प्रोसेस का इंटीग्रेटेड पार्ट है हीट ट्रीटमेंट, कंपोनेंट का हीट ट्रीटमेंट हो रहा है और कंपोनेंट बैच में बन रहे हैं, तो एक कंपोनेंट का आप एक्सपेरिमेंट करके आप जान सकते हैं कि कितने समय में परलाइट बनना पूरा हो जाता है। उतने समय तक आप उसको रखिए फर्नेस में, उसके बाद फर्नेस से बाहर कर दीजिए। अब फर्नेस खाली हो गया आप यूज करने के लिए, पहले ये खाली नहीं था, पहले ये ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्युपाइड था। तो ये हमारा टीटीटी कर्व से हमारी ये फायदा होता है। हम टीटीटी कर्व की इस्तेमाल करके आराम से ये पता लगा सकते हैं कि कितने समय में ये हमारा परलाइट बनना कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम अगर हम बाहर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर नॉलेज, दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर इंटेलिजेंसी। आप अगर हीट ट्रीटमेंट को जानते हो, केवल कितना करना है, कब ठंडा करना है, इतना ही अगर कोई बता दिया है तो काम नहीं चलेगा, ये ज्ञान होना चाहिए। अब एनीलिंग कई प्रकार के हैं। मैंने कहा था सॉफ्ट करने के लिए, और इंटरनल स्ट्रेस रिमूव हो जाता है तभी वो सॉफ्ट होता है। इंटरनल स्ट्रेस रहेगा तो सॉफ्ट नहीं होगा। आपके अंदर बहुत सारे दिमाग में अशांत हैं तो आपको भी शांत नहीं होगे, आपकी बिहेवियर नॉर्मल नहीं होगा। तो इंटरनल स्ट्रेस तो रिमूव होता है। मान लीजिए किसी कंपोनेंट में बहुत ज्यादा इंटरनल स्ट्रेस रिमूव नहीं करना है और आप सॉफ्ट भी उतना नहीं करना है, तो अगर आप पूरा ये एनीलिंग कर रहे हैं
तो वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड इंक्रीज ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जितना समय लगेगा उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगा। तो एनीलिंग कई प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एनीलिंग। एक होता है फुल एनीलिंग, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, वो एक्चुअली फुल एनीलिंग है कि हाइपो के ऊपर, सॉरी अपर के ऊपर या लोअर के ऊपर, डिपेंडिंग अपन कार्बन के परसेंटेज किया। दूसरा कहते हैं प्रोसेसिंग, और तीसरा कहते हैं स्पेरोडाइजिंग, ये तीन प्रकार के एनीलिंग होता है। कुछ लोग रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग भी बोलते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन हम लोग डिस्कस किए हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए आप केवल एनीलिंग कर रहे हैं तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन। ये मुख्यतः तीन प्रोसेस एनीलिंग, फुल एनीलिंग जो मैंने कहा वो फुल एनीलिंग है। प्रोसेस एनीलिंग क्या होता है कि अगर आपको उतनी इंटरनल स्ट्रेस रिमूव नहीं करना है, उतनी सॉफ्ट नहीं करना है, तो आप उसको फुल एनीलिंग मत करिए। आप अगर उसकी टेम्परेचर रेंज देखिए तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है। आप अगर हमने जो बनाया था आपको, अगर उसको देखिए आप, तो प्रोसेस एनीलिंग यहां है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, यहां यानी 723 से नीचे। नॉर्मली 700 डिग्री तक हिट कर देते हैं, 650 तक करते हैं, डिपेंड करता है कितना आप चाहते हैं कि इंटरनल स्पेस थोड़ा सा। ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के जस्ट पास होता है, यानी रिकवरी प्रोसेस होता है, हल्का सा रिक्रिस्टलाइजेशन भी होता है। तो ये प्रोसेस एनीलिंग में क्या करते हैं हम लोग, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तक हिट करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं फर्नेस में। आप कहेंगे कि सर आपने तो अब लोअर क्रिटिकल के ऊपर हीट ही नहीं किया है, तो उसमें कोई ऑस्टेनाइट तो बना नहीं है, अब वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगा परलाइट में, जो हम फुल एनीलिंग में देख रहे थे। तो यहां पर इंटरनल स्ट्रेस कैसे रिमूव होगा? जब आप, होता क्या है कि जब किसी के ऊपर वर्क हुआ है, लोड डाले, और अगर बहुत इंपैक्ट लोड या शॉक लोड टाइप का डाल दिए, तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारे इंपरफेक्शन आ जाते हैं। जब आप दोबारा हिट करते हो उस समय क्या होता है कि लोड क्योंकि तेजी से पड़ रहा था या लोड पड़ रहा था, इसलिए वो इंपरफेक्शन जो कि बाहर आना चाहते थे वो आ नहीं पाए, अंदर रह गए, कहीं गांठ पड़ गया। डेंड्राइट स्ट्रक्चर कास्टिंग में होता है, तेजी से ठंडा करो तो डेंड्राइट यानी ऐसे ऐसे नुकीले नुकीले स्ट्रक्चर बन जाता है। मटेरियल या नेचर चाहता है लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको समय चाहिए। जो फैक्टर उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे काम करे। अगर तेजी से, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या हुआ, आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक बारिश आ गया, तो क्या करते हो, भागते हो और किसी पेड़ के नीचे आ जाते हो जो दिखाई पड़ता है। पता चला कि ऊपर देखते हो तो पेड़ तो उसमें तो पत्ते है ही नहीं, लेकिन आप वहां क्यों आए थे? क्योंकि उस समय जहां दिखाई पड़े, तो लोड जब बहुत तेजी से पड़ता है, चाहे मैकेनिकल लोड पड़े या थर्मल लोड पड़े, तो उस समय जिस दिशा में बन जाता है उधर ही बन जाता है। अब लोएस्ट एनर्जी है कि नहीं, सब लोग उधर आ रहे हैं क्या, ये नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर दोबारा गर्म करते हैं तो उसको फिर से एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी। अब उसके मोबिलिटी, उसकी मूवमेंट शुरू होगा और वो धीरे 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 अपने को बाउंड्री की तरफ, इम्परफेक्शन बाउंड्री की तरफ आ जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव डिसलोकेशन अपने को एनिहिलेट करेंगे, उसके कारण उसकी इंटरनल स्ट्रेस रिमूव होगा। पूरा मात्रा में नहीं होता है लेकिन रिमूव होता है। अगर आपको जरूरत ही नहीं है, जैसे जहां पर लोड धीरे धीरे लगेगा कंटिन्यू, उसमें अगर थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रेस रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जहां पर इंपैक्ट लोड लगना है, जहां पर झटके में लोड लगना है, शॉक लोड लगना है, तो उसमें इंटरनल स्ट्रेस होने से दिक्कत होगी। तो वहां पर तो इंटरनल स्ट्रेस रिमूव करने, चीजल है उसको ठोकते रहते हैं, तो उसमें इंटरनल स्ट्रेस ना रहे।
जहां पर ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर खड़ा है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हवा चल रहा है उसके कारण उसमें इंटरनल स्ट्रेस है तो ब्रेक कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जहां जरूरत नहीं है वहां पर हम लोग प्रोसेस एनलिंग करते हैं। और ये फुल एनलिंग के मुकाबले में, क्योंकि कम टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो हीटिंग में भी कम समय लगता है, कूलिंग में भी कम समय लगता है, तो ये उससे कम समय में होता है, और कम समय में होगा तो उसका कॉस्ट भी कम आएगा। फिर आता है स्पेरोडाइजिंग। स्पेरोडाइजिंग क्या है कि अगर आपका सीमेंटाइड स्टील है, स्पेरोडाइजिंग में हम इसी को करते हैं। स्पेरोडाइजिंग अगर सीमेंटाइड स्ट्रक्चर है, सीमेंटाइड स्ट्रक्चर नॉर्मली जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है, या जो कटिंग टूल हाई कार्बन स्टील का होता है, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर नहीं, 0.8 के पास होता है। वहां पर जो सीमेंटाइड स्ट्रक्चर होता है वो एंगुलर स्ट्रक्चर का होता है। एंगुलर स्ट्रक्चर का होता है। ये एंगुलर स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है कि इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है, और जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है। जितना ज्यादा एरिया में कांटेक्ट किया होगा उतना हार्ड हो जाएगा। अब ये जो सीमेंटाइट है, खास करके जो कटिंग टूल है, ये सीमेंटाइट के हैं, तो ये एंगुलर स्ट्रक्चर है। अब इनको अगर मैशिंग करना है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लो, उनका डिफरेंट एंगल है, कटिंग एज है, रेक एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, साइड रेक है, तो ये सारे एक, ये अगर आप टूल ज्योमेट्री देखो तो मिनट्स में इसकी एक्यूरेसी है। तो इसको बनाना, तो अगर आपका हार्ड है तो कटिंग करने के लिए भी, प्रिसाइज कटिंग के लिए और हाई क्वालिटी का टूल चाहिए और मशीन भी चाहिए। तो अगर हम किसी प्रकार से इस एंगुलर स्ट्रक्चर को थोड़ा स्पेरिकल कर ले, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्पेरिकल कर ले, स्पेरिकल जो एंगुलर है इसको स्पेरिकल कर ले, स्पेरिकल, अगर इसको हम स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो क्या होगा, जैसे ही स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा उसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। स्पेरिकल स्ट्रक्चर का मतलब स्फीयर के फॉर्म में, और स्फीयर को मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली हम लोग सर्कुलर मानते हैं, तो सर्कल पॉइंट पे टच कर, तो अगर स्पेरिकल स्ट्रक्चर ये बन गया तो ये सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट हो गया। अब मैशिंग करना आसान है, आप टूल बना लो। अब ये टूल का यूज होना है कटिंग टूल के रूप में, तो इसमें सॉफ्टनेस आ गया है, इसको फिर से हार्डनिंग कर लो। टूल बनाना आसान हो गया क्योंकि सॉफ्ट हो गया, अब यूज करने के लिए फिर से हार्डनिंग कर दिया। कई लोग कहते हैं सर ये तो 2 बार हो गया, लेकिन 2 बार करने के बावजूद ये इकोनॉमिकल है। अगर वो हार्ड रहते हुए कटिंग करते, उसमें क्वालिटी का प्रॉब्लम होता, उसमें मैशिंग का प्रॉब्लम होता, और वो महंगा होता। ये सस्ता है, एक जॉब करोगे तो पता नहीं, लेकिन बैच में बन रहा है तो ये सस्ता है। तो ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर में बनाने की जो मेथड है उसी को कहते हैं स्पेरोडाइज। सीमेंटाइट का एंगुलर स्ट्रक्चर को स्पेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं स्पेरोडाइज। तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज अ प्रोसेस, या इनको मिटा देता हूं तो आप लोग लिख चुके। It is a process convert angular structure
of cementite into a spherical structure so that cementite become comparatively soft। एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है, लेकिन comparatively soft। तो दिस इज नोन एज दिस पेरोडाइजिंग प्रोसेस। अब इस पेरोडाइजिंग प्रोसेस किस तरीके से करते हैं? दो तरीके से करते हैं। एक 850 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक आप हीट करिए लंबे समय तक, या 850 डिग्री तक, 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करिए, प्रोलॉन्ग हीटिंग, लंबे समय तक वहां सोकिंग करिए और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करिए। ये एक तरीका है हीटिंग अप टू, बल्कि प्रोलॉन्ग हीटिंग। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा, प्रोलॉन्ग हीटिंग at 850 degree centigrade and then cooling very slow। अब 850 डिग्री में जब हीट करोगे तो उसमें ऑस्टेनाइट भी बनेगा, और ऑस्टेनाइट होगा उसमें सीमेंटाइट भी होगा। कूल डाउन करोगे तो कुछ परलाइट बनेगा, लेकिन जो सीमेंटाइट रहेगा वो भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के होंगे, इसलिए वो सॉफ्ट हो। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग सीमेंटाइट की स्ट्रक्चर को, जो कि एंगुलर होता है, उसको हम लोग स्फेरिकल में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा प्रोसेस है रिपीटेड heating and cooling around the lower critical temperature। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर नीचे आपने हीट किया ऊपर तक, 723 से 750 तक किया, फिर उसको ठंडा किया 723 से नीचे, मान लीजिए 700 तक या 690 तक, फिर हीट किए, फिर कूल किए, फिर हीट किए, फिर कूल किए, फिर ये रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग जब करोगे तो क्या होगा, वो एंगुलर स्ट्रक्चर धीरे धीरे पहली बार में थोड़ा सा स्पेरिकल होगा, फिर और तो होगा, और होगा, और होगा। जब 3-4 बार इस तरह के आप हीटिंग एंड कूलिंग, उसके बाद स्लो रेट ऑफ कूलिंग करोगे तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग पेरोडाइजिंग प्रोसेस। ये हमारा सॉफ्टनिंग का एक प्रोसेस है। दूसरा, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कोल्ड वर्क हुआ है, लोड बहुत ज्यादा उसके ऊपर हुआ है, वर्किंग हुआ है, कोल्ड वर्क, तो उसकी जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो विकृत हो जाता है, डिस्टोर्ड कहते हैं। अब ये जो डिस्टोर्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको अगर हम बिना कुछ किए काम में लगा दिए तो ये बहुत जल्दी फेल हो जाए, क्योंकि उसके अंदर विकृतियां हैं ऑलरेडी, और विकृतियां एक तरीके से इम्परफेक्शन है। तो हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें की विकृतियां ग्रेन में आ गया है, यानी जो पहले फाइन ग्रेन था लेकिन उसके ऊपर वर्क होने के कारण वो फाइननेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया है, उसको ठीक करने के लिए एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करते हैं
इसको कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। यानी इसका अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखें तो टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर। और रिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि डिस्टोर्शन आया है, नहीं तो नहीं करने। री का मतलब दोबारा, यानी पहले था लेकिन उसके ऊपर वर्क होने के कारण डिस्टोर्ड हो गया, विकृतियां आ गया, तो उसको हम लोग रिफाइन, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते। अगर टेम्परेचर रेंज को देखो नॉर्मलाइजिंग, तो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, दोनों को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तक हीट करते। इन दिस प्रोसेस still is heated, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे, बोथ हाइपो एंड हाइपर, दोनों को ये ध्यान रखने वाली बात है। बोथ still is heated above the अपर क्रिटिकल, एनीलिंग में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हाइपो को और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हाइपर को, यहां लेकिन दोनों को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तक हम लोग हीट कर। इन दिस प्रोसेस स्टील इज हीटेड अबव द, देन कूल, देन सॉक, फिर सोकिंग करेंगे, देन सोक फॉर स्पेसिफाइड टाइम, एक तय समय के लिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आपने रोक दिया या बहुत लंबे समय तक रोक दिया, तय होगा। हमने कहा था ये तय होता है मटेरियल और उसकी शेप एंड साइज के ऊपर। एंड देन कूल्ड इन स्टील एयर, ये याद रख, स्टील एयर। स्टील एयर का मतलब जहां हवा बह नहीं रहा है, रुकी हुई हवा है, स्टील एयर। तो इससे क्या होगा कि आपकी ग्रेन स्ट्रक्चर जो डिस्टोर्ड हुआ होगा वो रिफाइन हो जाएगा। नॉर्मली ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट का आखिरी प्रोसेस होता है, इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं करते क्योंकि हमने रिफाइन कर दिया। अब जिनको जो करना है वो ले जाके करें, लेकिन हमारे लिए ये अंतिम प्रोसेस था। जबकि एनीलिंग बहुत समय में पहला प्रोसेस होता है। कोई आके हमको दिया कोई जॉब, कहा कि इसका ये ट्रीटमेंट कर दीजिए, हार्डनिंग कर दीजिए, ये करिए, तो हमको पूछना पड़ेगा भाई इसमें कोई इंटरनल स्ट्रेस तो नहीं है पहले से। अब जवाब तो में एक आएगा, या तो वो कहेगा कि हाँ है या नहीं है, यानी एक कन्फर्म आंसर में आएगा। एक ये हो सकता है कि हमको पता नहीं है। अगर कन्फर्म आ गया कि है तो रिमूव करके फिर करेंगे, नहीं है तो हम कर देंगे भाई, और अगर पता नहीं बोला तो भी कर देंगे, नहीं है बोला तो सॉरी, है बोला तो कर देंगे, नहीं है बोला तो नहीं करेंगे एनीलिंग। लेकिन अगर कहा पता नहीं है तो करेंगे भाई, पता नहीं है तो हो भी सकता है और हम कुछ करें और प्रोसेस पता चला कि वो टूट जाए। तो एनीलिंग हम लोग कई बार कहते हैं इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, लेकिन नॉर्मलाइजिंग इज द एंड ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अगर आपने नॉर्मलाइजिंग किया तो फिर कोई प्रोसेस और ना करिए हीट ट्रीटमेंट की, वो तो ये अगर आप एनीलिंग के साथ इसकी कंपेयर करें तो हाइपो में तो देखेंगे टेम्परेचर भी सेम है, दोनों अपर क्रिटिकल के। हाइपर में अंतर जरूर है, एनीलिंग में लोअर के ऊपर और नॉर्मलाइजिंग अपर के ऊपर, लेकिन हीटिंग अगर उतनी डिफरेंस नहीं है। जो मुख्य डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, फर्क है वो कूलिंग में, वो फर्नेस में हो रहा है और ये स्टील एयर में, यानी फर्नेस से बाहर ले आओ। पहले तो ऐसे ही बाहर ले आते थे, मान के चलते थे कि यहां हवा नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें होने लगी, हार्डनिंग भी हो जाता था नॉर्मलाइजिंग के समय, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हवा बह रहा था, आपको समझ में नहीं आया, आपके हिसाब से रुकी हुई थी। तो आजकल इसलिए जो क्योंकि एडवांसमेंट हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो एक नॉर्मलाइजिंग चैम्बर बना देते हैं जहां पर हवा नहीं फ्लो करता है, नहीं ब्लो करता है, तो वहां पर हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। अगर इनको टेम्परेचर रेंज में दोनों को एनीलिंग को और उसको चेक करो
ये मान लीजिए टाइम है, और यहाँ का अगर ये मान लीजिए आपका टाइम है और ये आपका टेम्परेचर, हीटिंग लगभग बराबर, फिर ये सोकिंग यानी इतनी देर तक उसी टाइम, फिर ये अगर आपका एनिलिंग का रेट है तो ये नॉर्मल है, कूलिंग रेट में फर्क है, ये एनिलिंग है और ये नॉर्मल है। अगर दोनों को कंपेयर करो तो जो मुख्य डिफरेंस है कि नॉर्मलाइजिंग का रेट ऑफ कूलिंग एनिलिंग की रेट ऑफ कूलिंग से थोड़ा स्लो है। नॉर्मलाइजिंग का रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है एनिलिंग से। इनमें भी वो सारे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। ये रिफाइन करता है लेकिन सॉफ्टनिंग भी करता है, इंटरनल स्ट्रेस भी रिमूव करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, मेसनेबिलिटी बढ़ जाता है, होता है, लेकिन उतनी सॉफ्ट नहीं होता है जितना एनिलिंग। और एनिलिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य टू सॉफ्टन द मेटल। नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य टू रिफाइन द क्रिस्टल। ये दो प्रोसेस है जो हम लोग सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग जिसके द्वारा हम लोग कंपोनेंट में हार्डनेस डेवलप करते हैं, और जो हार्डनेस डेवलप होता है कंपोनेंट में, वो कब जरूरत पड़ती है हार्डनेस कंपोनेंट में डेवलप करने की? जब उसके द्वारा लोड डालना पड़े या उसके ऊपर लोड डालना पड़े, दोनों चीज। या तो उस कंपोनेंट के द्वारा आप लोड डाल रहे हो, हैमर है, कटिंग टूल है, चीजेल है, इनके द्वारा आप लोड डाल रहे हो, या इसके ऊपर लोड डाला जा रहा है, एनविल है, रेल है, तो इनमें आपको हार्डनेस चाहिए। तो ये हार्डनेस कैसे करते हैं? हार्डनिंग एक जनरल हार्डनिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इनमें क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर टेम्परेचर रेंज को याद करो तो हाइपोइलेक्ट्रोड स्टील को अपर क्रिटिकल के ऊपर और हाइपर को लोअर क्रिटिकल के ऊपर तक हम हीट करते हैं, और वहां कुछ देर सोक करने के बाद उसको तेजी से ठंडा करते हैं, यानी क्वेंचिंग करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अगर टीडीटी कर्व में देखो तो आपकी ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हो जाता है मार्टेनसाइट में। अगर आप यहां तक आप हीट किए हो और तेजी से ठंडा कर दो तो यह मार्टेनसाइट, और ये मार्टेनसाइट इज ए हार्ड स्ट्रक्चर, इसके कारण हार्डनेस आता है। तो हार्डनिंग इट इज ए प्रोसेस टू harden the compound. It is the process to harden the compound. In this process, hypoelectroid steel is heated above the upper critical temperature. And hyperelectroid steel
above the lower critical. Soak there for specified time. स्पेसिफाइड मतलब तय किया हुआ, ये नहीं कि आपकी मन मर्जी। सोक देयर फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड देन कूल्ड वेरी रैपिड, यानी क्वेंच इन ए क्वेंचिंग मीडिया। क्वेंचिंग मीडिया में वो ज्यादातर हम लोग सोचते हैं वाटर, लेकिन वाटर इज नॉट यूज फॉर द एलॉय स्टील, और हम लोग इंजीनियरिंग में एलॉय स्टील ज्यादा यूज करते हैं। क्वेंचिंग ऑयल होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट बाथ होता है, ये सब क्वेंचिंग मीडिया है। वाटर ऐसे स्टील के लिए यूज करते हैं। वाटर में भी फ्लोइंग वाटर है कि स्टैटिक वाटर है, ये करते हैं। सो किसी क्वेंचिंग मीडिया में इससे क्या होगा, बाय दिस ऑस्टेनाइट is converted into मार्टेंस, यानी जो हमारा ऑस्टेनाइट था वो मार्टेंसाइट में कन्वर्ट हो गया, रिजल्टिंग हार्डनेस। अब इसमें हार्डनेस, तो ये हार्डनिंग प्रोसेस। अब कितना हार्डनेस आएगा ये डिपेंड करेगा उसकी कार्बन की परसेंटेज क्या है और रेट ऑफ कूलिंग क्या है। कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है तो हार्डनेस ज्यादा आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑस्टेनाइट बनेंगे, बहुत ज्यादा मार्टेंसाइट बनेंगे। कूलिंग रेट बहुत ज्यादा है तो भी बनेगा। तो अगर आपकी जो हार्डनेस है वो डिपेंड करता है, हार्डनेस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 कार्बन परसेंटेज, more carbon more hardness, और दूसरा रेट ऑफ कूलिंग, इस रेट में आप कूल कर रहे हो, हायर द रेट हायर द हार्डनेस। तो कितनी हार्डनेस चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज करें। अब ये जो क्वेंचिंग मीडिया है, हमने कहा वाटर इंजीनियरिंग क्वेंचिंग मीडिया में बहुत ज्यादा यूज नहीं। तो जो ऑयल होता है ज्यादातर क्वेंचिंग ऑयल है। अब ये क्वेंचिंग ऑयल में का कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। नंबर 1, बहुत हाई टेम्परेचर में 850 900 से ऊपर ऐसे टेम्परेचर का एक स्टील को ले आके ऑयल में डुबो रहे। अब ऑयल की अगर फायरिंग टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, यानी जिनमें आग लगेगी उस तेल में, तो फिर इसमें आग लग जाएगी। और कूलिंग टैंक जो है वो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनमें आग लग गया तो एक्सीडेंट होगा। तो इसकी फायरिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, हाई टेम्परेचर में कंपोनेंट को लाके आप डुबो रहे हो तेल में, तेल उसके साथ रिएक्ट कर जाए
तो उसकी प्रॉपर्टी को बदल देगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है कि एक्स्ट्रा आ जाए या कुछ निकल जाए। स्टील की प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड करता है। डीकार्बोनाइजेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन बाहर आ गया या ऑक्साइड बन गया, तो इसका मतलब है कि आपकी कूलिंग ऑयल इनर्ट होना चाहिए, निष्क्रिय होना चाहिए। तीसरा, ये विस्कोस होना चाहिए, टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी होना चाहिए ताकि ये ठंडा कर पाए। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत पुअर होगा तो ये धीरे धीरे ठंडा करेगा। ये चिपकना नहीं चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपकी कोचिंग मीडिया में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कोचिंग मीडिया की प्रॉपर्टी, फायरिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और ये इनर्ट होना चाहिए, तभी जाके आप उसको अचीव। तो इसलिए पर्टिकुलर जितनी क्वालिटी स्टील होते हैं, खास करके टूल स्टील जितने होते हैं, इनके लिए प्रेस्क्राइब जो कोचिंग मीडिया है उसी में ही केवल आप कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे लोहार हैं गांव में अभी भी हैं, कम हो गए हैं। जो पहले के आर्ट एंड कल्चर था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। ये अलग बात है कि कुछ लोग मानते हैं कि पुनः उधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उन लोग अगर देखो तो किसान ले जाके अपना फाल देता है, किसानी में यूज होने वाले बहुत सारे टूल्स देते हैं कि इसको थोड़ा सा हार्ड कर दो, तो करता क्या है, गर्म मिट्टी में डाल देता है। उन्होंने ना तो आयरन कार्बन पढ़ा है ना टीटीटी कर पढ़ा है, और उसके बाद ले आके पानी की एक मिट्टी के बर्तन में डुबो देता है। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता था ये हुनर। लोहार का बेटा भी वही काम करता। अब वो अपने बेटे को समझाया कि इसको गर्म करना, लाल हो जाए फिर डुबो देना। अब आप मान लीजिए एक मजे के लिए सोचिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा है और बेटे को उन्होंने कहा कि रेड कर लेना, फिर उसको पानी में डुबो देना। डुबा दिया, फिर निकाल दिया। तो ये जब डुबाया तो तेजी से ठंडा हुआ, लेकिन निकाल दिया तो एयर कूलिंग हुआ, तो यहां बन गया। तो पता चला इसमें तो मार्टेनसाइट बना ही नहीं है, ये उतना हार्ड हुआ ही नहीं है। और किसान जब हल जोते पता चला वो टूट जाए, आगे नाराज होगा। तो जब बेटे को समझाता है तो बताता है कि इसको लेके पानी में डुबाना और तब तक डुबाना जब तक उससे जो एक आवाज आ रही है वो आवाज खत्म ना हो। आप तावे बहुत रोटी सेक लीजिए, फिर उसमें पानी डाल दीजिए तो एक आवाज होती है। डोसा जो लोग बनाते हैं पानी की छींटा मारते हैं, आवाज होती है। पानी जब जाता है तो हाई एनर्जी लेवल पे वो है, और ये जा रहा है वहां से थर्मल एनर्जी को बाहर करने के लिए, कोई चीज को बाहर करने के लिए, वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, निकालने के लिए, तो उसमें एक विरोध होगा, और विरोध नॉर्मली आवाज के साउंड एनर्जी के रूप में निकलता। तो इसीलिए वो बताता है कि बेटा ऐसा है कि आप तब तक डुबाए रखो जब तक कि उसके आवाज ना करे, क्योंकि उसके अनुभव से वो जानता है कि उसके आवाज अगर खत्म हो जाए उसके बाद भी थोड़ी देर रोक लेना तो फिर वो हार्ड हो जाए। ये मैं आपके ऐसे ज्ञान के लिए बताया। तो ये जो हार्डनिंग होता है इसके साथ ब्रिटलनेस आ जाता है। हार्डनेस के साथ ब्रिटलनेस जुड़ा हुआ है, कंपनीड होता है। हमें हार्डनेस तो चाहिए लेकिन ब्रिटलनेस नहीं चाहिए। जो भी चीज जिनमें हम हार्डनेस चाह रहे हैं, जैसे कटिंग टूल है, हैमर है, चीजेल है, एनविल है, उसमें हार्डनेस तो हम चाहते हैं लेकिन उसमें ब्रिटलनेस नहीं चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटलनेस अगर रहेगा तो इंपैक्ट लोड लगते ही कंटिन्यूअस लोड में वो बियर कर जाएगा कुछ दूर तक, लेकिन इंपैक्ट लोड लगते ही वो आप ऐसे जो चीनी मिट्टी का बर्तन है उसको आप काटने की कोशिश करिए तो मुश्किल है, चक्कू काट नहीं पाएगा। लेकिन उसी चीनी मिट्टी बर्तन को, पहले तो चीनी मिट्टी बर्तन नहीं यूज होता था, चाय पीते थे हम लोग, फिर वो गायब हो गया, अभी लेकिन पुनः वापस जा रहे हैं। मैं एग्जीबिशन वगैरह में देखते हूँ मिट्टी का बना हुआ बर्तन के बड़े लोग खरीद रहे हैं। छोड़ दीजिए चीनी मिट्टी का प्लेट को, टुकड़ा हो जाए, इंपैक्ट लोड नहीं सह पाता है जो हार्ड होता है। तो अगर इंपैक्ट लोड पड़ रहा है हैमर है, एनविल के ऊपर, पटरी के ऊपर, तो वहां पर हम लोग ब्रिटल, लेकिन
हमारे दिक्कत ये है कि हार्डनेस अगर हम लोग चाहते हैं तो ब्रिटलनेस आएगा ही। तो करें क्या? हार्डनेस हमें चाहिए, ब्रिटलनेस नहीं चाहिए, तो हम एक प्रोसेस को यूज करते हैं जिसके द्वारा कि ये ब्रिटलनेस को कम करते हैं। हार्डनेस को बिना प्रभाव डाले तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करते हैं कि हार्डनेस उतना लेवल तक घटे जहां तक हमें जरूरत है, और ब्रिटलनेस काफी हद तक घट जाए या निकल जाए तो बहुत। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेम्परिंग प्रोसेस। ये मैं इसलिए बीच में रखा था, इसको कहते हैं टेम्परिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग ब्रिटलनेस को घटाने की, रिड्यूस करने की, रिमूव करने की प्रयास करते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये अगर रहेगा तो दिक्कत करेगा। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? व्हेन ए स्टील इज हार्डन, जब हम हार्डन करते हैं। हार्डनेस इज अकम्पनीड, यानी उसके साथ आ जाता है, बाय द ब्रिटल। हार्डनेस इज रिक्वायर्ड, हार्डनेस आप चाहते हैं, हार्डनेस इज रिक्वायर्ड बट नॉट द तो इसको हम हटाना चाहते हैं, टू रिमूव और रिड्यूस, नहीं एकदम रिमूव कर सकते हो, रिड्यूस द ब्रिटलनेस अफेक्टिंग, प्रभाव डाल के, अफेक्टिंग हार्डनेस ए लिटिल, तो कम से कम प्रभाव डाले। अगर एकदम प्रभाव नहीं डाल के हो सकता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाएगा। टू रिड्यूस ब्रिटलनेस अफेक्टिंग हार्डनेस ए लिटिल, ए प्रोसेस इज यूज्ड नोन एज टेम्परिंग। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेम्परिंग। इसमें करते क्या है? अगर आप टेम्परेचर रेंज को देखो तो ये लोअर क्रिटिकल के काफी नीचे, मैक्सिमम 450 कहते हैं। यानी आप फिर से हीट करिए 450 तक और फिर उसको नॉर्मल कूलिंग करिए। नॉर्मल कूलिंग का मतलब फर्नेस से बाहर कर दीजिए। ना तो हम स्टील एयर कह रहे हैं, रुकी हुई हवा, ऐसा कुछ नहीं, ना तो हम हवा ब्लो कर रहे हैं, हवा को झोंक भी नहीं रहे हैं, हवा हम एकदम रुकी हुई नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में उसको आप ठंडा करिए, तो आपकी जो ब्रिटलनेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस हार्ड एंड स्टील, यानी जिसका हार्डनिंग हुआ है, हार्ड एंड स्टील इज रीहीटेड। रीहीटेड क्यों कह रहा हूं? हार्डनिंग करते समय एक बार हीट किए हैं, ये हार्ड एंड स्टील का ही होगा, ऐसे नॉर्मल नहीं है, पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, उसका टेम्परिंग नहीं है। रीहीटेड दोबारा गर्म कर रहे हैं, पहले हार्डनिंग में किए थे। इन दिस प्रोसेस हार्ड एंड स्टील इज रीहीटेड टू ए टेम्परेचर below the recrystallization temperature, यानी मैक्सिमम अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड।
and then cooled यहां भी सोकिंग करते हैं, soak और specified time, soak for specified time and cooled normal। कोई कूलिंग मीडिया नहीं, कुछ नहीं, बाहर रख दीजिए। इससे क्या होता है, कैसे ये ब्रिटलनेस घट जाएगा? एक्चुअली ब्रिटलनेस का कारण क्या है? जो इंपरफेक्शन अंदर है या कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर चला गया है, हाई स्टेट में होने के कारण कुछ बाहरी तत्व चले गए हैं। तो जब आप रीड करोगे तो ये सारे जो इंपरफेक्शन है ये बाउंड्री पे आ जाएंगे, फॉरेन पार्टिकल है तो बाहर आ जाएगा, गांठ है तो खुल जाएगा, जिससे आपकी ब्रिटलनेस कम हो जाए। हार्डनेस भी थोड़ा सा कम होगा। जैसे मैंने आपको कहा था, पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कितनी हार्डनेस चाहिए, तो उससे ज्यादा हार्डनेस हार्डनिंग के समय प्राप्त करिए। टेम्परिंग में जो घटेगा वो इतना ही घटेगा। एनालिसिस करके हम लोग करते हैं। ये टेम्परिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं लो टेम्परिंग रेंज, ये 150 डिग्री अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कब जरूरत होती है? थोड़ी बहुत ब्रिटलनेस को घटाना है। ब्रिटलनेस किसमें ज्यादा घटाना है? जिसमें इंपैक्ट लोड पड़ना है। लेकिन जिसमें इंपैक्ट लोड नहीं पड़ना है, आपको स्केल बनाया हो उससे कोई इंपैक्ट लोड नहीं है, लाइन खींचोगे उतनी ज्यादा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करके प्रोसेस को करें। दूसरा कहते हैं मीडियम टेम्परिंग रेंज, ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर है, ऐसा नहीं फिक्स है। और तीसरा कहते हैं हाई टेम्परिंग रेंज, जहां पर बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस को घटाना है, स्प्रिंग वगैरह है, दब रहे हैं खुल रहे हैं, दब रहे हैं खुल रहे हैं, बार बार ऑल्टरनेट स्ट्रेस पड़ रहा है, फैटिग होने की संभावना है, और अगर वहां टेम्परिंग भी नहीं हुआ है तो जल्दी हो जाएगा। ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 450 हीट कर, और फिर उसको नॉर्मल कंडीशन में वो ठंडा करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परिंग। और ये टेम्परिंग हमेशा हार्डनिंग के बाद फॉलो होता है, हार्डनिंग फिर टेम्परिंग। अब मान लीजिए कोई कंपोनेंट है और उसमें आपको पूरे क्रॉस सेक्शन में आपको हार्डनेस नहीं चाहिए, यहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए। सॉरी, इससे पहले हम लोग एक चीज और, सॉरी, अगर मान लीजिए आपका स्टील में कार्बन परसेंटेज इज लेस देन 0.3, यानी माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, जो कहते हैं 0.025 तक 0.25 तक होता है, 0.3 भी मान जाए, 0.6 तक मीडियम कार्बन स्टील, 0.6 से 1.8 तक हाई कार्बन स्टील। अब मान लीजिए आपकी कार्बन परसेंटेज 0.3 से कम है और इसको आप हीट किए हो, हाइपो है इसलिए अपर क्रिटिकल, फिर इसको तेजी से ठंडा कर रहे हो, लेकिन हार्डनेस नहीं आ रहा है, तो क्या करें? क्यों नहीं आ रहा है भाई? हम तो हीट किए फिर वज्जी कर रहे। ये इसलिए हार्डनेस नहीं आ रहा है कि उसमें कार्बन की मात्रा जो है वो इतना नहीं है कि इतने ज्यादा ऑस्टेनाइड बना दे फिर वो मार्टेनसाइट बन जाए। क्यों मार्टेनसाइट इज ए सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा। या सुपर सेचुरेशन तब ना होगा जब जो सॉल्यूट डाल रहे हो मात्रा ज्यादा हो, चीनी भरमार डाल रहे हो तब तो कहोगे सुपर सिरा है। चुटकी भर डाले हो कढ़ाई भर पानी में तो कहां से सुपर हो गया?
तो कार्बन की मात्रा कम होने के कारण, हमने कहा था हार्डनेस डिपेंड करता है कार्बन के परसेंटेज के ऊपर, तो कार्बन की मात्रा कम होने के कारण उसमें हार्डनेस नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें? हार्डनिंग अगर करना है तो हमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाना ही पड़ेगा। कंपोनेंट में कार्बन की मात्रा हम बढ़ाएंगे तभी हार्डनिंग होगा। अब ये कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे कैसे? कार्बन के संपर्क में इसको हीट करिए, कार्बोनियस एटमॉस्फेयर में प्रोसेस को करिए। तो कार्बन जब हीट होगा तो कार्बन कंपोनेंट के अंदर पेनिट्रेट करेगा। नॉर्मल कंडीशन में कार्बन आप लोहे को रख दीजिए कोयला के संपर्क में तो नहीं हो सकता है कि कार्बन अंदर जाए, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसकी पेनिट्रेटिंग बढ़ जाएगा, कार्बन की घुसने की क्षमता बढ़ जाएगी और स्टील की लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो ये कार्बन पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करने के कारण कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगा। फिर आप उसको जब क्वेंची करोगे तो उसमें हार्डनेस आएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोराइजिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोराइजिंग, क्योंकि कार्बन इसमें प्रोसेस में हम लोग ऐड कर रहे हैं। इस ट्रीटमेंट को दो भाग में दूसरे तरीके से कर सकते हैं। एक नॉन एडिंग, यानी कोई चीज मिला नहीं रहे हैं, एनिलिंग हमने किया, नॉर्मलाइजिंग किया, हार्डनिंग किया, और एक होता है एडिटिव हीट ट्रीटमेंट, यानी जिनमें ऐड करते हैं। कार्बोराइजिंग इज एडिटिव हीट ट्रीटमेंट, और ज्यादातर एडिटिव जो है वो केवल हार्डनिंग में ही यूज करते हैं। हार्डनिंग प्रोसेस, सॉफ्टनिंग में एडिटिव की जरूरत नहीं होती, हार्डनिंग में एडिटिव प्रोसेस की जरूरत होती। तो ये जो कार्बोराइजिंग है, ये इट इज व्हेन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील when percentage of carbon in steel is less than 0.3%, it cannot be hardened. हार्डनिंग नहीं हो सकता बाय नॉर्मल हार्डनिंग प्रोसेस। ये नॉर्मल हार्डनिंग प्रोसेस टू हार्डन सच स्टील component is heated in a carbonious atmosphere। कार्बोनियस, इनमें जिस एटमॉस्फेयर में कार्बन है, heated in a carbonious atmosphere so that carbon percentage of the component is increased as carbon penetrate, penetrate मतलब घुसना, अंदर जाना, penetrate into the component। फिर इसको क्वेंचिंग करते हैं। ये भी हार्डनिंग प्रोसेस है। केवल खास बात क्या है, हीटिंग करते समय कार्बन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और ये इससे आपकी कंपोनेंट जो है हार्ड हो जाएगी। अब ये कार्बोनियस एटमॉस्फेयर किस प्रकार का है? अगर सॉलिड है तो इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड कार्बोराइजिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोराइजिंग।
नंबर 1 सॉलिड कार्बन। इसका दूसरा नाम पैक कार्बोनाइजिंग भी कहते हैं। पैक, पीएसी के पैक कर दो, पैक कार्बन, यानी जो कार्बन आप इसमें दिए हैं जिस वो सॉलिड फॉर्म में है, कोक है, कोल है, सॉलिड है। दूसरा कहते हैं लिक्विड कार्बोनाइजिंग, यानी कार्बन जो दे रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में है। तीसरा होता है गैसियस कार्बोनाइजिंग, यानी कार्बन जो है वो गैस की फॉर्म है। ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो सॉलिड कार्बोनाइजिंग यूज करते हैं। कहीं क्वालिटी चाहिए तो बहुत ही प्रिसीजन फर्नेस में हम लोग गैसियस भी करते हैं और लिक्विड इन दोनों के बीच में। ये हमारी कार्बोनाइजिंग प्रोसेस। अब आप सोचिए कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए, और उसके इतने पोर्शन में आपको चाहिए हार्डनेस, बाकी में नहीं चाहिए। जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उसके टिप्स में चाहिए, टिप्स के कटिंग एज पे चाहिए, हैमर की जो हैमरिंग फेस है उसमें चाहिए। तो अगर ऐसा है और आप पूरे कंपोनेंट में नहीं चाहते, पूरे कंपोनेंट की जरूरत नहीं चाहते, इसलिए की जरूरत नहीं है, तो कैसे होगा? अब मान लीजिए आपने इसको कार्बोनियस एटमॉस्फेयर में रखा और इसमें हीट किया, तो क्या होगा कि कार्बन पहले ही इस सरफेस से अंदर घुसना शुरू करेगा। ये बाहरी तत्व है तो ये बाउंड्री से ही अंदर जा सकते हैं, अंदरी तत्व तो है नहीं, तो ये बाउंड्री से। अब इनका अंदर घुसने की जो रेट है, किस स्पीड में ये अंदर जा रहे हैं कि इतने घंटे या इतने मिनट में इतने मिलीमीटर अंदर जाएंगे, ये आपको पता अगर है तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही इतने एरिया तक कार्बन अंदर चला जाएगा, अगर आपको रेट पता है तो कितने समय में जाएगा उतनी समय तक आप उसको हीट करिए कार्बोनियस एटमॉस्फेयर में, वहां तक जाएगा, फिर आप बाहर कर दीजिए कार्बोनियस एटमॉस्फेयर को, तो अब कार्बन अंदर नहीं जाएगा। तो इतना एरिया क्या हो गया आपका, कार्बन रिच हो गया, इनमें कार्बन की मात्रा बढ़ गया। अब जब आप इसको ठंडा करोगे, इसको तेजी से ठंडा करोगे, क्वेंचिंग करोगे, तो यहां कार्बन की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहां मार्टेनसाइड बन जाएगा और जिसके कारण की हार्डनेस यहां तक बढ़ जाए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेप्थ तक हम लोग हार्डनिंग कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस हार्डनिंग। इसी को कहते हैं सरफेस हार्डनिंग। यानी सरफेस हार्डनिंग का मतलब हार्डनिंग ऑब्टेन अप टू ए डेप्थ, एक डेप्थ तक आपने बाई, कैसे करेंगे, बाई कंट्रोलिंग द कूलिंग टाइम, कूलिंग टाइम को कंट्रोल, सो दैट कार्बन पेनिट्रेट up to a desired depth। एक डिजायर्ड डेप्थ तक वो चला जाता है, उतने एरिया में मार्टेनसाइड बढ़ जाता है। इससे एक फायदा भी होता है, देखिए ये एरिया तो आपका हार्ड हो गया और ये जो एरिया है ये टफ हो गया, क्योंकि ये भी हीट हुआ है और ये भी ठंडा हो रहा है, कार्बन की मात्रा नहीं है तो मार्टेनसाइड नहीं बन रहा है, लेकिन हो सकता है बेनाइट बन जाए, ये टफ होगा। अब अगर कोई मटेरियल हार्ड सरफेस है, वो चारों तरफ से टफ सरफेस से अगर वो घिरा हुआ है तो एक एडवांटेज है, क्योंकि
टफ सरफेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब भैया हार्ड सरफेस के ऊपर चीजेल का उतना एरिया कटिंग एज हार्ड है और उसके पीछे टफ वाला मटेरियल है, तो जैसे ही उसको झटका लगेगा वो क्या करेगा कि टफ मटेरियल जो उससे सटा हुआ है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर हार्डनेस सरफेस इज सराउंडेड और नाइबर्ड बाई, उसके पड़ोसी है टफ सरफेस, तो हार्ड सरफेस कैन सस्टेन द इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड या शॉक लोड को भी बियर कर लेगा, क्योंकि बियर वो नहीं करेगा, उससे जो वो टफ सरफेस जो उसके पास है वो करेगा। ये एडवांटेज है, इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस हार्ड। अब एक एग्जाम्पल लीजिए भाई, आपके दांत बड़े हार्ड है लेकिन वो माढ़ी जिसमें दांत बैठे हुए हैं वो टफ है, वो उतना हार्ड नहीं है, लेकिन दांत को झटका लगता है तो उसको एक्चुअली सहने की क्षमता माढ़ी में है, दांत में नहीं है, इसलिए माढ़ी कमजोर हो जाता है तो दांत उखड़ जाता है। उनकी बनाई हुई क्या चीज है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप स्टडी करोगे ना तो जो बीमार होते हैं हम लोग, बीपी है, शुगर है, ये है, मेरे तो जितने दोस्तों से पूछ के रहता हूँ वो कहता है बीपी है यार, शुगर है, ये है, ये केवल छेड़खानी करने के कारण, प्रकृति से दूर जाने के कारण, ये कोरोना के कारण प्रकृति के नजदीक तो आ गए, इम्यूनिटी के बारे में बहुत बात की है, काढ़ा पीना शुरू कर दिए, तुलसी अदरक पहचानने लगे। पहले तो किसी से बोलिए तो मैं बीमार थोड़ी हूँ, काढ़ा पीने के लिए बोल रहे हैं, अब लोग समझने लगे ना। ये इतना खूबसूरत, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट सेफेस्ट डिजाइन अगर इस धरती पे कोई है, इस ब्रह्मांड में कोई है, वो तो मानव शरीर। क्या गजब की डिजाइन। एक छोटा सा कण में, उनका कण में, ड्रॉप ऑफ ब्लड में इतने सेल हैं। कुछ मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं कि 65,000 आरबीसी है, 10,000 डब्ल्यूबीसी है, 5,000 यानी ये एक यूनिट है, प्लेटलेट है, यानी एक कण में 1 मिलीमीटर भी नहीं, उससे भी कम, उसमें इतने हैं, करीब 80,000। हम सोच भी नहीं सकते। आंतों, हमारा जो आंते हैं यानी स्मॉल इंटरेस्ट है, लार्ज इंटरेस्ट है, वो रेसे से बना है, फाइबर पार्ट्स। नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, बकरे उकरे ये सब खाते हैं, जानते हैं रेसा रेसा है, उन रेसों को लेके लोग कहते हैं जोड़ दो तो यहाँ से चांद पहुंच। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हाथों से क्या बना है। तो ये जो हमारी सरफेस हार्डनिंग है वो इस कारण से। अब अगर मान लीजिए आपको बहुत छोटे से डेप्थ के लिए, यानी जिसको आप लोग मान लीजिए कि बहुत छोटा है एकदम, जिसको हम लोग कहते हैं पपड़ी स्केल, है ना, कभी कभी पानी का वो पपड़ी पलट जाता है, स्केल बहुत मिनिमम थिकनेस का, अगर उतने को हार्ड करना है, ये रिक्वायरमेंट है जॉब का, मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो हीटिंग है वो थोड़ा और कम समय के लिए करेंगे, थोड़ी सी डेप्थ तक वो पेनिट्रेट कर। ऐसा जो केवल होता है केवल स्केल में, केवल स्मॉल थिकनेस के, उसको कहते हैं केस हार्डनिंग। ये तीनों हार्डनिंग मैंने लिख दिया था, कार्बोराइजिंग, ये कार्बोराइजिंग ही है लेकिन स्पेशल टाइप का, केस हार्डनिंग यानी हार्डनिंग ऑन केस। ऑन केस, केस का मतलब होता है कवर, कवर वेरी स्मॉल थिकनेस, बहुत छोटा। पहले सूटकेस कहते थे, इनमें सूट उठ रखते हैं, इसी को सूट है। आजकल तो खैर जो लॉगेज बैग हैं ये सब बदल गए, पता नहीं, पैंट बहुत हुआ गया है जिनमें हजारों जेब हैं, कार्गो बोलते हैं, आई डोंट नो। तो ये जब आप हार्डनिंग कर रहे हो केवल पपड़ी में, बहुत से फल होते हैं उनके केवल जो ऊपर वाला छिलका होता है वो ही हार्ड होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं केस हार्डनिंग।
तो कार्बोराइजिंग, सरफेस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, ये सब एक ही प्रकार के हैं। सब में हम कार्बन की मात्रा को, आगे और भी प्रोसेस है बताऊंगा, सब में कार्बन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कितनी डेप्थ तक बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, किसी को पूरे क्रॉस सेक्शन में कर रहे हैं तो कार्बोराइजिंग बोल देते हैं, यानी पूरा कंपोनेंट को। थोड़े डेप्थ के लिए कर रहे हैं तो उसको सरफेस हार्डनिंग, और कम डेप्थ के लिए जस्ट कवर में तो उसको हम लोग कहते हैं केस हार्डनिंग। तो ये हार्डनिंग प्रोसेस है।